लिए कई बड़े इक़दामात का करेंगे आगाज। कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज जखीरा करने की स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट का भी करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ प्रोग्राम से करेंगे इफ्तिताह। एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। उधमपुर में आला फौजी कमांडरों से मौजूदा सूरत हाल पर करेंगे तबादला ख्याल। उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने भनपुलपुरा तशद्दुद की फंडिंग के मामले में हैदराबाद यूथ करेज नामी एनजीओ को किया नोटिस जारी। लोगों को हिदायत की कि वो एनजीओ को ना दे चंदा। रांची टेस्ट के पहले ही दिन के खिताम पर इंग्लैंड ने 7 विकेटों पर बनाए 302 रन। जो रूट ने बनाई सेंचुरी और भारत के लिए अपना पहला मैच खेलते हुए आकाशदीप ने लिए 3 विकेट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मुल्क के कोऑपरेटिव शोबे को मजबूत बनाने की सिमत में बड़ा कदम उठाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में कोऑपरेटिव शोबे के लिए कई अहम इक़दामात का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कोऑपरेटिव शोबे में दुनिया की सबसे बड़ी ज़ख़ीरा अंदोज़ी मंसूबे के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे और इस मंसूबे को 11 रियासतों की 11 पैक्स में शुरू किया जा रहा है। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म गोदामों और ज़राअत से जुड़े दीगर बुनियादी सहूलियात के साथ मुल्क भर में इसके अलावा 511 पैक्स का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर में 18,000 पैक्स को कंप्यूटराइज करने के लिए मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे और इस अहम मंसूबे को 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के माली लेन देन के साथ मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ प्रोग्राम से खिताब करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म 34,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इन मंसूबों का ताल्लुक सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और शमसी तवानाई समेत कई अहम शोबों से है। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मरहला 1 को कौम के नाम वक्फ करेंगे और मंसूबे के मरहले 2 का संग बुनियाद रखेंगे। काबिल जिक्र है कि लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले और दूसरे मरहले से 50% बिजली छत्तीसगढ़ को फराहम की जाएगी और इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव और दादर नागर हवेली समेत कई दीगर रियासतों में बिजली के निजाम में बेहतरी लाई जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म राजानंद गांव में तकरीबन 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए सोलर PV प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे ताकि काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार को बढ़ाया जा सके। रायसीना डायलॉग 2024 आलमी रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बातचीत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। रायसीना डायलॉग में मुज़ाकरात के दौरान तमाम ममालिक ने मौजूदा आलमी चैलेंजेस और इसकी जामे तरक्की पर अपने ख्यालात का इजहार किया। दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे में अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की ज़रूरत को भी नुमाया तौर पर उठाया गया और इसके साथ ही यूनानी वज़ीर-ए-आज़म किरियाकोस मित्सोताकिस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की सताइश की और आलमी सतह पर हिंदुस्तान के ताउन की अहमियत को तमाम ममालिक के सामने पेश किया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में आलमी सियासत और आलमी मईशत की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस कहलाने वाले रायसीना डायलॉग 2024 में जब दुनिया के 115 ममालिक के 2,500 शुरका जमा हुए तो आलमी मईशत से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। रायसीना डायलॉग 2024 के नवे एडिशन में यूरोपीय यूनियन को दरपेश आलमी सलामती के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें दुनिया भर में ग्लोबल साउथ की आवाज को उजागर किया गया और जामे तरक्की के हल पर बात की गई।
बदलते हुए आलमी मंजरनामे में दुनिया के मौजूदा चैलेंजेस से निपटने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी और मगरबी कसीरुल जहती इदारों में इस्लाहात का मुतालबा भी रायसीना डायलॉग के प्लेटफॉर्म से उठाया गया। The UN is still actually a reflection of a colonial era organization. So I think it's a great idea. I really think that, posing the reform issue in terms of perpetuating a colonial era is something which we all need to think about. But what we realized was that G20 was not enough, because one part of the world with more than 50 countries had been significantly shut out, which was Africa. So if you see, in a way, we still call it G20, but it's actually become G21. And that itself, by the way, in a way, it's also a lesson to the UN that if the G20 could expand, so could the P5. मोदी हुकूमत की क़यादत में पिछली दहाई में हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर में बुनियादी तब्दीली आई है और अब हिंदुस्तान को दुनिया में टेक्नोलॉजी के शरीक तख्लीककार और शरीक डेवलपर के तौर पर देखा जा रहा है। India has today emerged as a trusted and a developing geography where people believe that yes, India is a good partner. From being a receiver of previous generation technology through TOT agreements, today India is viewed as a country which can be a co-creator of technology, which can be a co-developer of technology. यूनानी वजीर आजम क्रियाकोस मित्सोताकिस ने बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। It comes to shaping the direction of the global debate and addressing the great challenges that we face. India is now often regarded, and rightly so, as a consensus builder and as a voice of reason in an increasingly polarized world. And by the way, Greece is supporting the reform of the Security Council of the United Nations in order for leading countries such as India to be represented at the highest table and in order for their voice to be heard. जब भी दुनिया को हिंदुस्तान की मदद की जरूरत पड़ी, हिंदुस्तान ने 2 कदम आगे बढ़कर दुनिया की मदद की है। हिंदुस्तान ने माहौलियाती तब्दीली और डिजिटल तब्दीली जैसे अहम मसाइल को आलमी सतह पर पेश किया है। हिंदुस्तान का किरदार अब दुनिया में तेजी से बदल रहा है और वो खलल डालने वाली ताकतों का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे पर थे। वाराणसी के दोनों बच्चे और उनके असातिज़ा पीएम मोदी से संस्कृत के मुख्तलिफ मुकाबलों में इनामात हासिल करने के बाद काफी पुरजोश नजर आए। हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने कुछ जीतने वालों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आकर 3 अलग अलग प्रतियोगिताओं, सांसद ज्ञान, सांसद फोटोग्राफी और सांसद संस्कृत श्रेणियों में लोगों को पुरस्कार दिए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नवरत्न से, जो सबसे छोटा है। बेटा, कैसा लगा आज प्रधानमंत्री से मिलकर और किस बात का पुरस्कार मिला तुम्हें? जी, मुझे संस्कृत व्याकरण पर मैंने व्याकरण भाषण दिया था, उसी बात में मुझे पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री ने काफी देर तक तुमसे बात भी करी, क्या बोल रहे थे? वो कहे थे कि तुम थोड़ा पतले हो, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? तो क्या सोचा फिर तुमने? मैंने सोचा कि अब फिर से खाना चाहिए, नहीं तो फिर और भी कोई आएगा तो यही बोलेगा। हमारे साथ एक बच्ची भी है, क्या नाम है? मेरा नाम स्वस्ति आर्य है, मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय से हूँ। स्वस्ति, प्रधानमंत्री से मिलकर कैसा लगा और क्या पीएम ने बोला आपको? मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि बधाई हो, ये मेरे लिए एक बहुत ही अधिक उत्साहवर्धन की बात थी। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। वो आज आए थे हम सबका उत्साहवर्धन करने और आज हम सब लोग इतने उत्साहित हैं उनसे मिलकर, उनसे बात कर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और आपको कौन से कैटेगरी में मिला है? प्रतियोगिता में प्रथम स्थान था हमारा और हम सेंट एंड्रू बॉयज स्कूल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। कैसा लगा पीएम को इतने करीब से देख के उनके हाथों से पुरस्कार लेकर? अत्यंत खुशी की बात है और प्रधानमंत्री जी ने हमें उत्साहवर्धन किया और उन्होंने हमें बोला कि आप आगे जाके और आगे बढ़े और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने हमें बहुत बहुत बधाई दी। धन्यवाद।
अच्छा, मेरे साथ कुछ टीचर्स भी हैं। आपको कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला है? हमको जन सम्मान वाले में प्रथम पुरस्कार मिला है। हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और साथ ही साथ अपना भी कर लिया, तो हमें लगा कि हम भी अपडेट होते जा रहे हैं बच्चों के साथ साथ, और काफी कुछ बच्चों को सिखाते सिखाते हम भी कुछ सीख रहे हैं। अब अच्छा लगा, पहली बार लगा कि इससे सपना साकार हुआ। मोदी जी को सामने से देखना और इतने करीब से देखना एक सपने के समान था। एक सपने का साकार होना। मेरे साथ ये प्रोफेसर जैन भी है और सबसे ज्यादा तालियां आपके बच्चों ने देख रहा था, बहुत जोर शोर से बजा रहे थे। तो ये आप सम्मानित हुए प्रधान सेवक के हाथों, कैसा लगा आपको? ये तो एक अद्भुत अनुभूति है, क्योंकि हम समझते हैं कि संस्कृत की जो विरासत इस समय यहाँ संरक्षित की जा रही है, वो देश के कर्णधार जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, वो इसे स्वयं यहाँ पर पूर्ण करने के लिए पधारे, और हम सभी उनका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सदैव आदेश का पालन करते रहते हैं, अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का हमेशा भाव रखते हैं। और इस अद्भुत अनुभूति से यहाँ का सारा जन समुदाय एकदम प्रसन्न चित्त है, और हम बार बार उनको इसी रूप में यहाँ पर अपने समक्ष देखना चाहेंगे। धन्यवाद। और मेरे साथ एक और नौजवान है जिनको फोटोग्राफी में मिला है ये, और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि फोटो कंपटीशन होना चाहिए। आपको क्या बोला प्रधानमंत्री ने? उन्होंने पूछा कि मैं कब से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया कि मैं बचपन से कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि उन्होंने इंकरेज किया कि आपको करना चाहिए। और जैसा आपने सुना कि वो फोटोग्राफी और भी आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो जो भी आर्टिस्ट हैं प्लीज आप लोग अपना जो भी वर्क है सबको दिखाइए दुनिया को, मैं तो यही बोलना चाहूंगा। तो जैसे कि आपने सुना, प्रधानमंत्री ने सबको एक काम भी दिया है, आपको गाइड भी बनना है, आपको अच्छा फोटोग्राफर भी बनना है, और आपको काशी की बदलती सूरत की तस्वीर का भी स्केच बनाना है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, वाराणसी। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शुमाली फौजी कमान के हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कमान अस्पताल उधमपुर की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। और इस एक रोजा दौरे में वजीर दिफा आला ओहदों पर फाइज फौजी कमांडरों के साथ जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतालिक मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत करेंगे। वो फौजी अफसरान और जवानों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे खिताब भी करेंगे। ताहम वजीर दिफा अपने दौरे के दौरान किसी सियासी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। काबिल जिक्र है कि वजीर दिफा का सिर्फ 2 माह में जम्मू कश्मीर का ये दूसरा दौरा है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी संदेश खाली तशद्दुद पर चौतरफा घिरी हुई हैं। रिटायर्ड जजों, ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सोसाइटी के अरकान की एक टीम आज संदेश खाली का दौरा करेगी। और इससे कबल जुमे को कौमी इंसानी हकूक कमीशन के एक वफ्द ने भी संदेश खाली का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। संदेश खाली खवातीन ने टीएमसी लीडर पर जमीनों पर कब्जा और खवातीन के जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम लगाया है। खवातीन मुतालबा कर रही हैं कि जल्द अज जल्द इंसाफ मिले और संदेश खाली तशद्दुद के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है और उन्हें 29 फरवरी को कोलकाता में अपने दफ्तर में बुलाया है। किसानों की तहरीक की वजह से मुल्क की कई रियासतों में सनती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों के एहतजाज की वजह से ट्रकों की आमदोरफ्त में खलल पड़ने से यौमिया 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि आम आदमी को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे ओपी यादव की ये रिपोर्ट। ये हरियाणा के अंबाला अमृतसर कौमी शहरा पर वाक़े शंभू बॉर्डर का मंजर है। किसानों की तहरीक से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को रोजाना 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले 10 दिनों से कोई ट्रक दिल्ली नहीं गया, जबकि रोजाना 200 से 250 ट्रक दिल्ली जाते थे। ट्रक यूनियन नालागढ़ में 10,000 से ज्यादा ट्रक और इतने ही छोटे ट्रक और टेम्पू हैं। नालागढ़, बद्दी और बटोरीवाला में वाक़े यूनियन दफातर में ट्रक ऑपरेटर के लिए दिल्ली जाने के लिए ट्रकों की जरूरत तो रखी जाती है, लेकिन किसानों की तहरीक की वजह से कोई भी ट्रक ऑपरेटर दिल्ली जाने को तैयार नहीं है।
जो ट्रक पहले निकले थे वो वहीं खड़े हैं क्योंकि वो किसानों की तहरीक की वजह से पंजाब और हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर बंद होने की वजह से वहीं खड़े हैं। इनमें से कुछ ट्रक ड्राइवर हरियाणा के यमुनानगर से होकर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही किसानों को इस रास्ते का इल्म हुआ, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी कर दी, जिसकी वजह से ना तो कोई सामान दिल्ली जा रहा है और ना ही कोई खाम माल दिल्ली से आ रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स को रोजाना 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अंबाला शहर के करीब शंभू बॉर्डर पर कतार में खड़े ट्रक किसानों की तहरीक का नुकसान उठा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर परेशान हैं। बॉर्डर खुलने के इंतजार में बैठे ड्राइवरों का कहना है कि चूंकि हुकूमत ने उनके बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, इसलिए अब उन्हें अपना एहतजाज खत्म करके सरहद से हट जाना चाहिए। जो सरकार ने सारी किसानों की जो मांगे मान ली, तो उनको उठ जाना चाहिए और किसानों को भी खेती करनी चाहिए और हमें भी अपना काम करना चाहिए। ये किसान आंदोलन हुआ है ना, इसीलिए खड़े हैं हम लोग। और क्या, ये आंदोलन की वजह से रुके हुए हैं। 8-10 दिन हो गए इधर रुके। हाँ, अब इसकी वजह से कहीं से देखो 8-10 दिन में इधर निकाला है, खाने पीने का सामान खत्म हो गया पूरा। नाम किए किसान है इतना, जो कि यहाँ जेसीबी हाइड्रा और मशीन लेके सारे खड़े हैं और यहाँ का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 10 तारीख से यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। आज हमको 12 दिन हो गया है और हमको पंजाब जहाँ है, और हमें किसान आंदोलन से क्या लेना देना सर। हमारा माल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालिक टाइम पर फोन कर रहा है, गाड़ी कहाँ से निकाले हम। 10 तारीख से इधर खड़े हैं सर। अभी आंदोलन की वजह से परेशान हो रहे हैं, पैसा वगैरह खाना वगैरह सब कुछ मिल नहीं पा रहा है। रियासत के सबसे बड़े सनती इलाके BBN से रोजाना 1000 ट्रक रवाना होते हैं। तमाम ट्रक दिल्ली के रास्ते अगली रियासतों में जाते हैं, लेकिन चूंकि ये दिल्ली का रास्ता है, इसलिए सैकड़ों ट्रक रास्ते में खड़े हैं। जिन ताजिरों के पास ट्रकों में सामान लदा हुआ है, उन्हें भारी नुकसान हो रहा है, जबकि किसानों की तहरीक से ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लोग भी परेशान हैं। सभी दिक्कतें हो रही जी, ट्रैफिक नहीं आ रहा, जा नहीं सकते कहीं भी, सब्जी महंगी है, सारे सबका काम धंधा भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे ही चल रहा है, इस करके काम होते हैं, काम बहुत मंदा जी चल रहा है, माल नहीं बिक रहा है। पंजाब में जाने की बहुत दिक्कत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे कम हो गए, मेरे पास खर्चा खत्म हो गया। किसानों की तहरीक की वजह से हरियाणा से पंजाब जाने वाले आम शहरियों और सड़कों पर दुकानदारों को भी शंभू बॉर्डर पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काबिल जिक्र है कि किसानों की तहरीक की वजह से ट्रकों की आमदोरफ्त बंद होने की वजह से पंजाब और हरियाणा की सरहदों पर ट्रक ना तो पीछे आ रहे हैं और ना ही आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामान की नक्लो हरकत में खलल पड़ रहा है और इसकी वजह से BBN के आलात, धागे, गत्ते, अद्वियात और सीमेंट की सनतें भी इस बंद से काफी मुतासिर हो रही हैं, जिसकी वजह से हजारों सनती मुलाजमीन की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। हरियाणा के अंबाला जिले के शंभू बॉर्डर पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है और किसानों का दूसरी तरफ आंदोलन का रुख किया हुआ है। इसी वजह से बीते 10 तारीख से ये मेरे पीछे जो ट्रक देख रहे हैं यहाँ यथास्थिति में खड़े हैं। इन ट्रकों में सामान लदा हुआ है, जिनको जम्मू कश्मीर और कई राज्यों में ले जाना था, लेकिन ये ले जाने में असमर्थ हो रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन की वजह से इन लोगों को जो दिक्कत हो रही है, उससे न केवल करोड़ों का व्यापार और कारोबार रुक रहा है, बल्कि आम जन को भी खासा परेशानी हो रही है। OP यादव, DD न्यूज, शंभू बॉर्डर, अंबाला। वहीं उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें भनपुलपुरा तशद्दुद की फंडिंग में एक NGO के किरदार की निशानदेही की गई है। इसमें लोगों से कहा गया है कि वो इस NGO को चंदा ना दें। इस NGO का नाम हैदराबाद यूथ करेज है। पुलिस ने इसके अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पैन नंबर जैसे तमाम दस्तावेजात के बारे में मालूमात महकमा इनकम टैक्स समेत दीगर एजेंसियों को दे दी है, ताकि इन्हें जब्त किया जा सके। और इसके अलावा इस तंजीम को चंदा देने वालों की भी निशानदेही की जा रही है। नैनीताल पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि गैर कानूनी तरीके से पैसे लेने, शरपसंदों की हिमायत करने और सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक हुकूमत ने असेंबली में मंदिरों पर टैक्स का बिल मंजूर कर लिया है और इसके तहत अगर किसी मंदिर की आमदनी 1 करोड़ रुपए है तो इसे 10% टैक्स अदा करना होगा, और अगर मंदिर की आमदनी 1 करोड़ रुपए से कम और 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो इसे 5% टैक्स अदा करना होगा। ये बिल कर्नाटक हिंदू मजहबी इदारे और खैराती औकाफ बिल 2024 है। इस सिलसिले में बीजेपी समेत कई
संत भी हुक्मरां कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। ताहम कांग्रेस ने बिल का दिफा करते हुए कहा है कि रियासत में 40 से 50 हजार पुजारी हैं जिनकी हुकूमत मदद करना चाहती है। दारुल उलूम देवबंद के जरिए ग़ज़वाए हिंद से मुतालिक मुल्क मुखालिफ फतवे पर मिली तंजीमें भी दारुल उलूम को तनकीद का इशारा बना रही हैं। ऑल इंडिया पसमानदा महाज ने इसे भारत मुखालिफ बताते हुए फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। तंजीम ने कहा है कि सरहद पार की दहशतगर्द तंजीमों के जरिए ग़ज़वाए हिंद की फर्जी कहानी बनाई गई है, जिसका ना तो कुरान पाक और ना ही हदीस में जिक्र है। दारुल उलूम देवबंद पर फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाते हुए पसमानदा मुस्लिम महाज ने इसे अपनी वेबसाइट से मुल्क दुश्मन नज़रियात को फौरी तौर पर हटाने को कहा है। तंजीम ने एक बयान में कहा है कि दारुल उलूम देवबंद पसमानदा मुस्लिम मुआशरे की बेहतरी की बात नहीं करता है, बल्कि वो फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देने वाली सरगर्मियों में मसरूफ़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में चेन्नई में सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक मुशावरती मीटिंग हुई। बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एडीएमके, बहुजन समाज, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डीएमडीके और दीसा पीपल्स पार्टी समेत 10 पार्टियों के नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। बीजेपी ने मुतालबा किया है कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। तमिलनाडु के इलेक्शन अफसर ने रियासती हुकूमत के साथ मिलकर इंतखाबात के लिए सीसीटीवी के लिए टेंडर भी जारी किया है। फिलहाल सीसीटीवी टेंडर को रोक दिया गया है और इसके अलावा इंतखाबी कामों के लिए मकामी पुलिस के बजाय नीम फौजी दस्तों को तैनात किया जाए। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के बानिहाल संगलदान सेक्शन के दरमियान रेल सर्विस शुरू हो गई है। इलाके के लोगों के लिए ये न सिर्फ ट्रेन में सफर करने का ख्वाब पूरा हुआ है, बल्कि सयाहत और रोजगार की राह भी हमवार हो गई है। यहाँ के मकीनों ने के चेहरों पर खुशी है और अब श्रीनगर और बारामूला का सफर कम खर्च पर आसान हो जाएगा और कश्मीर के लोग भी इसके लिए वजीर आज़म का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। संगलदान से बनिहाल के बीच में ये जो ट्रेन है अब यहाँ के लोगों की एक लाइफलाइन होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि 75% जो रोजगार मिला है वो यहाँ के लोगों को मिला है, यानी कि जो कामगार थे वो 75% यहाँ के कामगार थे। उन्हें बड़ी खुशी है कि उनको रोजगार यहाँ पर हासिल हुआ और अब इस ट्रेन के चलने के बाद से उनको पर्यटन भी हासिल होगा, जिसके साथ से उनको फिर से एक नया रोजगार मिल पाएगा। देखिए इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर एक सामान रखने के लिए पूरा इसका ये बनाया गया है ताकि आप यात्री जो है वहाँ पर सामान रख सकते हैं। खड़े होकर अगर वो ट्रैवलिंग करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे एक वो हैंगर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ पंखों की यहाँ व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर चार्जिंग कर सकते हैं। ये एक डिस्प्ले बोर्ड भी यहाँ पर लगाया गया है जिसमें निश्चित तौर पर स्टेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ बैठने का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर अलग से भी अगर एक जो लोग चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। काफ़ी स्पेस यहाँ पर दिया गया है ताकि लोग अपने जो है मूवमेंट कर सके, वॉक कर सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बहुत अच्छा है ये ट्रेन में हम श्रीनगर जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। धन्यवाद है मोदी साहब का। श्रीनगर जाते थे एक साइड से 1000 रुपये लगता था, इसमें हमको खाली 80 रुपये लगेंगे किराया। हम बहुत खुशी मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बधाई देना चाहेंगे कि हमारा इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि आप पूछिए नहीं। कितना देखते हैं छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बहनें सब ट्रेन में बैठ के जा रही हैं। हमारे गांव में ट्रेन आई पहली बार, हमें बहुत अच्छा लगा और पूरी अवाम भी खुश होगी। यहाँ पे हमारे संगलदान में बहुत अच्छा लगा हमें ट्रेन आई। गुब्बारों से आज इसको सजाया गया है, वो तिरंगे से इसको सजाया गया है क्योंकि आज़ाद भारत में पहली बार ट्रेन जो है वो यहाँ पर पहुँची है। एक बड़ी कामयाबी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पर है और लोग काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी कर रहे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, संगलदान। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस लीडर और उत्तराखंड के साबिक वजीर जंगलात हरक सिंह रावत को समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 29 फरवरी को उत्तराखंड पाखरू रेंज घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है और इसके अलावा ईडी ने दीगर लोगों को भी तलब किया है। ईडी इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात कर रही है। ईडी ने 7 फरवरी को हरक सिंह रावत और दीगर के अहाते की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान भारतीय और गैर मुल्की करेंसी, सोना और तकरीबन 1.20 करोड़ रुपए की बड़ी तादाद में दस्तावेजात बरामद किए गए हैं।
अमेरिका ने रूस पर कतगन लगाने के लिए 500 से ज्यादा पाबंदियां आयद की हैं। पाबंदी की असल वजह रूस में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और पुतिन के खुले मुखालिफ अलेक्सी नावाल्नी की मौत बताई जाती है। ताहम अमेरिका ने यह फैसला एक ऐसे वक्त में किया है कि जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े को शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं। रूस पर पाबंदियां आयद करने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि इस फैसले से रूसी फौज और सरकार को सबक मिलेगा। बाइडेन ने कहा है कि पाबंदियां इस बात को यकीनी बनाएंगी कि दूसरे मुल्क के खिलाफ जारियत की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ताहम अमेरिका के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के अहदेदारों और रहनुमाओं ने के रूस में दाखिले पर पाबंदी की फहरिस्त में मजीद तौसी कर दी गई है। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले ही दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 302 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जो रूट ने सेंचुरी बनाई और 106 रन पर नॉट आउट रहे। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 57 के स्कोर पर अपने तीनों बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। सीरीज में भारत की 2-1 से सबकत बरकरार है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम की कोच जेनिक शोपमैन ने जुमे को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हॉकी इंडिया के सदर दिलीप तिर्की को इस्तीफा दिया है। कुछ दिन पहले ही शोपमैन ने बयान दिया था कि खातून कोच और प्लेयर्स के साथ इम्तियाजी सलूक बरत रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले 2 सालों में उन्हें बहुत तन्हाई महसूस हुई है। शोपमैन 4 साल पहले 2020 में भारतीय टीम में बतौर एनालिटिकल कोच की हैसियत से जुड़ी थी। टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्हें टीम का हेड कोच बना दिया गया था। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।